ये हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथ, हिंदी साहित्य का जो इतिहास लिखा गया हमने, वो हिंदी साहित्य के इतिहास लिखने की परंपरा कहाँ से चली, किसने हिंदी साहित्य के इतिहास लिखने का प्रयास किया, उनमें क्या क्या विशेषताएं रही, वो जानकारी आज हम प्राप्त करेंगे। देखो, हिंदी साहित्य का पहला इतिहास, हिंदी साहित्य का पहला इतिहास लिखने का प्रयास है ना गारसा दत्तासी ने किया। किसने किया? गारसा दत्तासी ने। हिंदी साहित्य का पहला इतिहास गारसा दत्तासी ने इस्तवार द ला लिटरेचर एंड हिंदुस्तानी नाम से लिखा। हिंदी साहित्य का पहला ही इतिहास इस्तवार द ला लिटरेचर एंड हिंदुस्तानी के नाम से गारसा दत्तासी ने लिखा, और यह इतिहास ग्रंथ का पहला भाग 1839 में तथा दूसरा भाग 1847 में प्रकाशित हुआ। कब? देखो, पहला भाग कब प्रकाशित हुआ? 1839, और दूसरा कब हुआ? 1847 में। देखो, हिंदी साहित्य का जो इतिहास गारसा दत्तासी ने लिखा, ये फ्रेंच भाषा में था। किस भाषा में था? फ्रेंच भाषा में था। गारसा दत्तासी फ्रांस के निवासी थे, तो इन्होंने अपनी फ्रेंच भाषा में क्या लिखा? हिंदी साहित्य का इतिहास, यानी कि फ्रेंच भाषा में लिखा इन्होंने इस्तवार द ला लिटरेचर एंड हिंदुस्तानी। कई बार पूछा जाता है कि हिंदी साहित्य का इतिहास, हिंदी साहित्य का पहला इतिहास ग्रंथ, हिंदी साहित्य का पहला इतिहास ग्रंथ किस भाषा में लिखा गया? हिंदी साहित्य का पहला इतिहास ग्रंथ फ्रेंच भाषा में लिखा गया। इसमें कुल 738 कवि थे। कितने थे? 738 कुल कवि थे, लेकिन इसमें हिंदी के केवल 72 कवियों का ही उल्लेख मिलता है। हिंदी के कितने कवि मिलते हैं? 72 कवि। और हिंदी का पहला कवि, इस इतिहास ग्रंथ में हिंदी का पहला कवि अंगद है, तो अंतिम कवि हेमंत है। देखो, 1852 में इस्तवार द ला लिटरेचर एंड हिंदुस्तानी का अनुवाद लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय ने 1852 में किया, और वो किस नाम से किया? हिंदी साहित्य का इतिहास नाम से। यानी कि मैं कहना चाह रहा हूँ कि इस्तवार द ला लिटरेचर एंड हिंदुस्तानी का अनुवाद 1852 में लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय ने हिंदी साहित्य के इतिहास नाम से किया। ठीक है, एक बार दोबारा रिवीजन करते हैं। देखो, हिंदी साहित्य का पहला इतिहास, हिंदी साहित्य का पहला इतिहास गारसा दत्तासी ने लिखा, और उसका नाम था इस्तवार द ला लिटरेचर एंड हिंदुस्तानी। यह इतिहास ग्रंथ 2 भागों में प्रकाशित हुआ। इसका पहला भाग 1839 को, जबकि इसका दूसरा भाग 1847 को प्रकाशित हुआ। यह इतिहास ग्रंथ फ्रेंच भाषा में लिखा गया था। इसमें हिंदी के 72 कवि थे, जबकि कुल कवि 738 थे। इसमें हिंदी के 72 कवि थे, जबकि कुल कवि 738 थे। इस प्रकार, यानी कि इसका में जो हिंदी का पहला कवि वर्णित होता है उसका नाम है अंगद, और अंतिम कवि है उसका नाम है हेमंत। ठीक है, 1852 में इस्तवार द ला लिटरेचर एंड हिंदुस्तानी का अनुवाद लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय ने हिंदी साहित्य के इतिहास नाम से किया। इस प्रकार हमारा पहला इतिहास ग्रंथ पूरा होता। इसके बाद जो दूसरा प्रयास किया वो थे तज़किरा ए सुहराई हिंदी नाम से दूसरा इतिहास ग्रंथ, हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास ग्रंथ तज़किरा ए सुहराई हिंदी नाम से लिखा गया, और ये 1848 में प्रकाशित हुआ। इसके लेखक थे मौलवी करीमुद्दीन। कौन थे? मौलवी करीमुद्दीन इसके लेखक थे। इसमें कुल कवि 1004 कवि थे, जिसमें हिंदी के 62 कवियों का उल्लेख मिलता है। यह इतिहास ग्रंथ यानी कि तज़किरा ए सुहराई हिंदी इतिहास ग्रंथ इस्तवार द ला लिटरेचर एंड हिंदुस्तानी का अनुकरण माना। यानी कि इस इतिहास ग्रंथ का अनुकरण करते हुए मौलवी करीमुद्दीन ने तज़किरा ए सुहराई हिंदी नामक इतिहास ग्रंथ लिखा। ठीक है, देखो, अगला इतिहास ग्रंथ है शिव सिंह सरोज। क्या नाम है? इस इतिहास ग्रंथ का नाम है मित्रों शिव सिंह सरोज। ये 1883 में प्रकाशित हुआ शिव सिंह सरोज, और इसके लेखक थे शिव सिंह सेंगर। कौन थे? शिव सिंह सेंगर इसके लेखक थे, और ये लिखा गया 1883 में प्रकाशित हुआ। इसका आरंभ देखो, ये पहला इतिहास ग्रंथ है, सिंह सरोज नाम से इतिहास ग्रंथ लिखा। ये हिंदी साहित्य का, यानी कि हिंदी साहित्य के आरंभ की बात है, यानी कि हिंदी साहित्य का प्रारंभ कहाँ से हो रहा, इसकी बात करने वाला हिंदी साहित्य का पहला इतिहास ग्रंथ है। प्रश्न इस तरह पूछा जाता है कि हिंदी साहित्य का वह कौन सा इतिहास ग्रंथ है जो हिंदी साहित्य के आरंभ की बात करता है। यानी कि तो हिंदी साहित्य के आरंभ की बात शिव सिंह सेंगर ने शिव सिंह सरोज नामक इतिहास ग्रंथ में करी, और वो बतलाया गया इन्होंने कहा कि हिंदी साहित्य का आरंभ सन 713 या यूँ कहे कि संवत 770 से माना, तथा है ना, संवत 770 से माना, और इन्होंने 713 यानी कि सन 713 से आरंभ मानते हुए हिंदी साहित्य का पहला कवि पुष्य या पुंड को बतलाया है। किसको बतलाया है? पुष्य या पुंड को हिंदी साहित्य का पहला कवि बतलाया। और ये इस इतिहास ग्रंथ में कुल 1003 कवि मिलते हैं, लगभग 1003 कवि मिलते हैं। शिव सिंह सरोज इतिहास ग्रंथ की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि हिंदी भाषा में लिखा गया ये हिंदी का पहला इतिहास ग्रंथ है। क्या है? हिंदी भाषा में लिखा गया हिंदी का पहला इतिहास ग्रंथ। देखो, इसके पहला इसमें क्या है? इसने पहला कवि बतलाया,
कौन? पहला कवि पुष्य बतलाया। इसने हिंदी साहित्य के आरंभ की बात करने वाला ये पहला इतिहास ग्रंथ है। और क्या बतलाता है? हिंदी साहित्य के आरंभ की बात करने वाला हिंदी साहित्य का पहला इतिहास ग्रंथ है और हिंदी भाषा में लिखा गया हिंदी साहित्य का पहला इतिहास ग्रंथ है। और एक महत्वपूर्ण बात यह है कि इसमें जितने भी कवि आए हैं वो सभी कवि हिंदी के ही है, यानी कि संपूर्ण हिंदी कवियों का उल्लेख करता है कौन? शिव सिंह सरोज। शिव सिंह सरोज में जितने भी कवि हैं, यानी कि ये यूँ कहूँ कि 1003 जो ये लगभग कवि है, ये सभी कवि किसके हैं? हिंदी भाषा के हैं। सभी कवि हिंदी भाषा के हैं, है ना, यानी कि हिंदी में ही इसने इतिहास लिखा है। यानी कि इनकी जो जितनी भी रचनाएं हैं, जितने भी कवि हैं, वो हिंदी में लेखन कार्य करते थे। ठीक है, देखो अगला इतिहास ग्रंथ हमारे सामने आता है द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान 1889 या 88, यानी कि देखो 1888 और 89 में प्रकाशित हुआ हिंदी साहित्य का द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान 1888 89 में प्रकाशित होता है। और इसके लेखक हैं जॉर्ज इब्राहिम ग्रियर्सन। कौन है? जॉर्ज इब्राहिम ग्रियर्सन ने द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान लिखा। मित्रों, इसकी भाषा क्या होगी? इसकी भाषा होगी अंग्रेजी, क्योंकि यही भाषा में लिखा गया था और 1888 में प्रकाशित हुआ। इसके लेखक थे जॉर्ज इब्राहिम ग्रियर्सन। यह इतिहास ग्रंथ एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, ये इतिहास ग्रंथ एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के विशेषांक के रूप में प्रकाशित हुआ, है ना। प्रश्न यह पूछा जाता है कि वह कौन सा इतिहास ग्रंथ है, वह कौन सा इतिहास ग्रंथ है जो बंगाल एशियाटिक सोसाइटी के विशेषांक के रूप में छपा? तो वह है द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। ठीक है, इस हिंदी साहित्य का इस इतिहास ग्रंथ का अनुवाद किशोर लाल गुप्त ने, इसका अनुवाद किशोर लाल गुप्त ने 1957 में किया। कब किया? 1957 में इसका अनुवाद किया। और इसमें जो कुल कवि बतलाए गए वो थे 952। कितने कवि? 952 कवियों का उल्लेख मिलता है द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। ठीक है, अब हम जानते हैं जॉर्ज इब्राहिम ग्रियर्सन। जॉर्ज इब्राहिम ग्रियर्सन वो व्यक्ति हैं, वो विद्वान हैं जिन्होंने सर्वप्रथम भारत की सभी भाषाओं का सर्वेक्षण किया और एक ग्रंथ लिखा, भाषा सर्वेक्षण ग्रंथ। जॉर्ज इब्राहिम ग्रियर्सन ने भक्ति काल को विद्युत की कौत की भांति त्वरित उदित बतलाया है। वहीं भक्ति काल को स्वर्ण काल की संज्ञा दी है। क्या कहा कि भक्ति काल को स्वर्ण काल किसने कहा? तो भक्ति काल को स्वर्ण काल जॉर्ज इब्राहिम ग्रियर्सन ने कहा। और इन्होंने ही भक्ति काल को धार्मिक पुनर्जागरण काल भी कहा है। क्या कहा है? धार्मिक पुनर्जागरण काल। ध्यान रहे कि भक्ति काल को धार्मिक पुनर्जागरण काल और भक्ति काल को ही स्वर्ण काल कहने वाले हैं जॉर्ज इब्राहिम ग्रियर्सन। ठीक है, इसी के साथ देखो इन्होंने पहली बार जॉर्ज इब्राहिम ग्रियर्सन ने पहली बार रीति काव्य का नाम दिया। किसको? रीति काल को। रीति काल को पहली बार रीति काव्य का नाम दिया, यानी कि यूं कहे कि रीति काल का पहली बार नामकरण करने वाले जॉर्ज इब्राहिम ग्रियर्सन थे। और जॉर्ज इब्राहिम ग्रियर्सन ने ही किसको? रीति काल को रीति काव्य कहा। और यही रीति शब्द आगे चलकर रामचंद्र शुक्ल ने काम में लिया, जो जॉर्ज इब्राहिम ग्रियर्सन की देन थी। किसकी देन थी? जॉर्ज इब्राहिम ग्रियर्सन ने जो रीति शब्द दिया उसका उपयोग आगे चलकर रामचंद्र शुक्ल ने किया और रामचंद्र शुक्ल ने रीति काव्य को रीति काल नाम दे दिया। रीति काल, देखो मैं समझाने का यह प्रयास कर रहा हूँ कि रीति काल को रीति काल का नाम किसने दिया? तो रीति काल को रीति काल का नाम रामचंद्र शुक्ल ने दिया। जबकि रीति काल का पहली बार नामकरण किसने किया? तो जॉर्ज इब्राहिम ग्रियर्सन ने रीति काल का पहली बार नामकरण किया। और उन्होंने क्या कहा कि ये रीति काव्य नाम दिया। पूर्ण बात यह है कि जॉर्ज इब्राहिम ग्रियर्सन ने हिंदी साहित्य का आरंभ 643 ईस्वी से माना है। किससे? 643 ईस्वी से माना है, तथा यानी कि आदिकाल का आरंभ है ना, आदिकाल का आरंभ कब से माना? 643 ईस्वी से माना है। आरंभ 643 ईस्वी से मानते हुए आदिकाल को चारण काल की संज्ञा दी है। देखो एक बार पुनः ध्यान से सुनना कि जॉर्ज इब्राहिम ग्रियर्सन ने रीति काल को रीति काव्य कहा है, जबकि भक्ति काल को स्वर्ण काल की संज्ञा देते हुए इसे धार्मिक पुनर्जागरण काल भी कहा है। ठीक है, और वहीं इन्होंने आदिकाल को चारण काल का नाम दिया है। स्मार्ट तरीके से पढ़ने के लिए देखते रहिए RM स्टडी।